देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। 2 साल में मोदी सरकार का दावा, देश आगे बढ़ रहा है। सुशील जी जयपुर से हैं और जाकिर साहब बीकानेर से हैं। जाकिर साहब नमस्कार। नमस्कार सुनील जी, बताएं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी सरकार जी ने और मोदी जी ने मतलब योजनाएं एक से एक बेहतर और बढ़िया योजनाएं लाई, लेकिन उन योजनाओं का फायदा क्या जब वो योजना मिल नहीं सकती। जैसे मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं कमठाने का काम करता हूँ, मैं अपने ऑफिस के अंदर गया, मजदूर यूनियन वाले ऑफिस के अंदर, वहाँ योजना पूछी है तो उन्होंने कहा पुरानी योजना बंद हो गई, नई योजना है नहीं है। मैं 1.5 साल से कंटिन्यू चक्कर ही निकाल रहा हूँ, अभी तक कोई योजना लागू नहीं हुई है। और दूसरी कहानी है कि मैं एक छत्तीसगढ़ काम करने गया था, छत्तीसगढ़ के अंदर वहाँ पे स्कूलों के अंदर टीचर नहीं है, मतलब 8वीं से या 5वीं तक क्लासे हैं तो सिर्फ 2 टीचर है। ये हालात मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखे हैं। और आप जमीन पर बात हो रही है। सुशील जी नमस्कार, आप क्या कहेंगे? हाँ नमस्कार अश्विनी जी। बताएं सर। अश्विनी जी क्या बताएं, क्या है कि सबसे छोटा जनप्रतिनिधि हूँ, पार्षद हूँ। मैं आपको बताऊं कि आम आदमी से जो बात करी जा रही है ना, 2 साल की आप भी चर्चा कर रहे हो, जब दुनिया में चर्चा हो रही है 2 साल पूरे हो गए, क्या हुआ? आम आदमी अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है। मतलब वो एक ना जो खुशी आनी चाहिए देश में, भले ही कितने ही योजना बना ले, कितना ही कुछ कर ले, रिजल्ट आया नहीं 2 साल में जो आना चाहिए था। आम आदमी दुखी, ना राशन मिल रहा है, ना उसको कोई पेंशन ढंग से मिल रही है, ना कोई रोजगार का साधन है, तो आम जनता दुखी हो गई इनसे। अब एक बीजेपी के लोग खुद कहने लगे यार वास्तव के अंदर जो होना है, अब ठीक है वो पार्टी के लोग हैं, चलिए एक और कॉलर है, उनको भी लेता हूँ। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार भाई साहब। बताएं। भाई साहब 2 साल हो गए मोदी साहब को। जिस प्रधानमंत्री ने एक के बदले 10 मस्तक लाने की बात कही थी पाकिस्तान से, वो अगर नवाज शरीफ की मां के कदमों में झुकता है तो भारत के 125 करोड़ भारतीयों का स्वाभिमान। अर्थव्यवस्था में आपको क्या लगता है, काम हुआ नहीं हुआ महंगाई पर? अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा वर्ग है किसान। किसानों के लिए मोदी सरकार ने मैनिफेस्टो में भी अपने में वादा किया था और भाषणों में भी मोदी साहब ने कहा था कि हम किसानों को उनके लागत मूल्य का +50% देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है कि हम ऐसा नहीं दे सकते। इससे बड़ा झूठ इनका और कोई साबित नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव अरोड़ा साहब। मैं पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाली बात पर आना चाहूंगा, दिनेश जी वाली बात पर आऊंगा। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म के जरिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रास्ते खोले हैं, बिजनेस आसान हुआ है। ये बिल्कुल झूठ है। पिछली सरकार जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI रिटेल सेक्टर में लाना चाहती थी, उस वक्त इन्होंने जम के विरोध करा, एज ए मुख्यमंत्री के रूप में भी, उनकी पार्टी ने लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर भी। आज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि हम लेके आ रहे हैं। आप लोगों के सामने ये बात बता चुके हो कि आप उनके खिलाफ हो, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के खिलाफ हो, यहाँ पे वेयर हाउसिंग करने के खिलाफ हो, यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग करने के खिलाफ हो। आज आप उनके पास दोबारा जाकर रिक्वेस्ट करते हो तो उनको लगता है कि ये बात झूठी है। किसी भी देश के अंदर आर्थिक नीति इतनी तेजी से बदलनी नहीं चाहिए, ना बदलती है। ये जब तक मैसेज नहीं जाएगा तब तक कोई भी बाहर के इन्वेस्टमेंट करने वाला लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे लेके नहीं आएगा। अगर इस देश के अंदर आपस के अंदर अविश्वास का वातावरण बना रहेगा, सरकार विपक्ष को साथ लेके नहीं चलेगी, इस वातावरण के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ नहीं सकता। मेरा मानना यह है कि उससे पहले ये जनता को दिखाना पड़ेगा, देश में दिखाना पड़ेगा। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो विश्व में दूसरे देश में जाके पिछली सरकार की बुराई करते हैं, विपक्ष की बुराई करते हैं, और आज की अपनी स्पीच के अंदर भी जो 2 साल का कार्यकाल था, पिछली सरकार को उन्होंने कोसा। मेरे ख्याल से इस चीज़ से उनको ऊपर रखना पड़ेगा। किसी देश के प्रधानमंत्री को, मैंने राष्ट्रपति को इस देश में आके अपनी पिछली सरकार की बुराई करते नहीं देखा। जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि मेरे जाने के बाद भी आपको हम जो वादा कर रहे हैं वो कंटिन्यूएशन में रहेगा, तब तक इस देश के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं सकता। हमको विश्वास दिलाने की जरूरत है। चाइना में क्यों बढ़ रहा है?
क्योंकि उनकी पॉलिसी समय समय बदलती नहीं है। हमारे देश के अंदर अविश्वास का वातावरण है, इसके ऊपर सबको साथ लेकर राजीव जी, मैं एक मिनट, राजीव जी 61% एफडीआई बढ़ा है और वो प्रोडक्शन सेक्टर में ही आया है सारा, प्रोडक्शन सेक्टर में नहीं आया 61%, ये तो आंकड़े हैं, 61% बढ़ा है 1148 से 5682 और अगर ये ही अपन ये कहें कि विश्वास नहीं जमा मैं है। 2 बात बताता हूँ, जय सिंह जी बैठे, राजेश जी बैठे, अगर इतना पैसा आया होता तो आज सेंसेक्स होता 30,000 के ऊपर, इतना पैसा आया होता तो डॉलर होता 50 के नीचे। अगर फॉरेन पैसा आ गया तो 67 रुपए के पहुंच रहा है। एक छोटे सा जाएगा, ये अलग विषय है। मैं तो इकोनॉमिक आंकड़े बोल रहे हैं कि आंकड़े बता रहे हैं कि सेंसेक्स में क्या हुआ है, 61% आपका डॉलर ऊपर चढ़ रहा है, 61% जंप हुआ है। पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? आप 61 करार हुए यहाँ पे भी MOU हुए, राजस्थान में उनको कुछ नहीं हुआ, पैसा आया नहीं, खाली बातें हैं। कितना इन्वेस्टमेंट आया? 38 देशों में प्रधानमंत्री जाके आए हैं, एक विश्वास का हमारे वातावरण कायम हुआ है जो और उसी के कारण से लोग आए काम करती हैं और है। आज 61% एफडीआई बढ़ा है गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के उसके खिलाफ ही एमपी बोलते हैं और अपन कह रहे हैं कि एफडीआई बढ़ा नहीं है एक तरफ और वातावरण उसका खराब का हुआ है। सफाई दी गई, उस पर सफाई दी गई, वो अलग इशू है, वो डिबेटेबल राजीव इशू जी, नहीं है आप हालात फिलहाल। ये देखिए कि वही नरेंद्र मोदी जी जिनको 9 साल तक अमेरिका ने वीजा नहीं दिया और उसी को दो सीनेट के दोनों हाउस के अंदर बोलने के लिए बुलवा रहे हैं, इससे बड़ा देश का सम्मान और चलिए क्या होगा? जय सिंह कोठारी साहब, क्या विदेशों में भरोसा बढ़ा है हमारे प्रधानमंत्री के आने के बाद? क्या नरेंद्र मोदी ने भारत की छवि बदली है कहीं पर? छवि बदलने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक उसके जो असर आया है, रिजल्ट है वो अभी नहीं आए। और उसका कारण एक ये भी है कि दुनिया में अभी हमारे जैसे 50 देश हैं जो हर देश अपने यहाँ पे एफडीआई को अट्रैक्ट करना चाहता है, सुविधाएं देता है। केवल इंडिया ही नहीं है, आप दुनिया में 50 कंट्री ऐसे हैं जिनके यहाँ पे कंजम्पशन को खपाने की तकलीफ है। इसलिए केवल हम ये मान लें कि हमारी यहाँ अरुण जेटली आज एक इंटरव्यू दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि विकास दर को हमने कायम रखा है, यही कारण है कि विदेशी अब निवेश के लिए भारत को महफूज मानते हैं। नहीं, विकास दर कायम रहने का मतलब वो आप ये महफूज होना वो नहीं है आप, लेकिन उनका तो ये है कि लॉन्ग टर्म डिमांड आपके सस्टेनेबल है क्या, वो उसका जवाब हमारे पास में नहीं है। और फिर चाइना का जो सरप्लस है वो अकेला इतना है कि हमारे से 15 गुना 20 गुना उसका जीडीपी है। वो अगर 1% अपना यहाँ पे भी माल यहाँ पे फेंक दे तो है जिसको अपने को चौपट कर सकता है। तो हमको अभी इंटरनेशनल जो परिवेश है वो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक साथ आए, उसमें टाइम लगेगा, हो सकता है इसमें 5-7 साल भी लगे। मतलब दावे कुछ और हैं और जमीनी हकीकत पर हम बात अलग रियलिटी में ऐसा नहीं है, रियलिटी में ऐसा। चलिए मैं राजेश कोठारी साहब आपका भी रुख करता हूँ, एक बात जानना चाहता हूँ किसान को लेकर, आ रहा हूँ शंकर जी तुरंत। किसान को लेकर बात की जा रही है, गाँवों को लेकर बात की जा रही है। नरेंद्र मोदी ने खुद ने कहा कि हमने जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर काम करने की कोशिश की है ताकि गरीब को पहले फायदा हो और फिर वो आम आदमी तक पहुंच पाए। क्या ये 5 साल में मुमकिन हो पाएगा? सर, जो काम 60 साल में नहीं हुआ है उसकी उम्मीद हम 5 साल में क्यों कर बैठते हैं? किसी के पास में जादुई चिराग नहीं होता, लोगों को हालात से वाकिफ होना पड़ता है। और हालात 60 साल या एक लंबे समय तक इस देश में इनर्शिया आ गया। इनर्शिया मतलब ना काम करने की प्रवृत्ति जो डेवलप हुई है, ठीक है ना। वर्तमान सरकार एक प्रयास कर रही है, खुले दिल से स्वागत करना चाहिए, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर, क्योंकि मैंने कहा ना कि राष्ट्र धर्म सब दिवाए, जो समाज के लिए अच्छा है वो मिले भी तो अच्छा है। मैं ये क्यों मानूं कि जो मेरे लिए अच्छा है वो समाज के लिए अच्छा नहीं है सर, है ना। वो ग्रामर की बात है, निसंदेह एक प्रयास है और प्रयास की सराहना करनी चाहिए, परिणाम आएगा सर। इस दिशा में पॉजिटिव बिल्कुल आएगा सर, आएगा, पर एक समय दीजिए। आप कोई पत्थर घिसा और जिन पैदा हो गया ऐसा तो सोचते ही बेवकूफी हम लोगों की। क्या शंकर अग्रवाल सर हम 5 साल में कुछ नतीजों को तब्दील होते देख सकते हैं? अब सिर्फ 18 महीने और 3 साल की बात। एक तो भाई कोठारी जी ने मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं और सम्मान से ही कह रहा हूं ये बात कि जो आपने कहा ना कि भाई ये जो उन लोगों को ये दिखना चाहिए कि भाई ठीक है यहाँ पर इतनी डिमांड है, ये है। आपको याद होना चाहिए कि अटल जी के समय में जब परमाणु विस्फोट हुआ था तो सारे देशों ने हमारे पर सैंक्शन लगा दिए थे और माल भेजना और ये सब कुछ करना बंद कर दिया था और हमने किसी के सामने जाकर के एप्लीकेशन नहीं दी कि भाई हमारा ये सैंक्शन हटाओ और हमें ये कुछ दो। उसके बावजूद भी वो वापस जो है कि नाम 6 महीने के अंदर सब लोग आगे त्राई करने लगे। आज विश्व में कंज्यूमर मार्केट के अंदर भारत सबसे बड़ा विश्व का मार्केट है और आज देश जो दुनिया के देश जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैं केवल सरकार हमारी सरकार की उपलब्धि की बात नहीं कर रहा हूं, देश की बात कर रहा हूं। मुमकिन हुआ? नहीं, नरेंद्र मोदी के कारण से नहीं। मैंने कहा ना अभी आपसे, आपके बोलने से पहले बोला कि हमारा देश जो है इतना बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, उसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत भारी जो है संभावनाएं हैं और इस संभावनाओं को देख करके भी व्यक्ति आता है। कोठारी साहब आपका कमेंट ब्रेक के साथ। बिल्कुल, 45 करोड़ का मार्केट हिंदुस्तान का मार्केट, जिसका कंज्यूमर आज एक्सपेरिमेंट करने को तैयार है।
सवाल यह है कि क्या उसके पास परचेजिंग पावर बची है, क्या उसकी परचेजिंग पावर में इजाफा हो रहा है कि वो नए प्रोडक्ट को इस्तेमाल इसके लिए नरेंद्र मोदी ने एक फॉर्मूला दिया है, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप कीजिए, बेहतर रास्ता होगा। ब्रेक के बाद मैं उसी पर बात करूंगा। पब्लिक सेक्टर को क्या खारिज कर सकते हैं? निसंदेह मोदी सरकार का जो 2 वर्ष का कार्यकाल है वह स्वर्णिम और ऐतिहासिक है। जो आर्थिक नीतियां मनमोहन सिंह सरकार के समय, कांग्रेस के 60 सालों के सरकार के दौरान बिल्कुल पतन की गर्त में चली गई थी, मोदी सरकार की दूरदृष्टि के कारण निसंदेह ये आर्थिक नीति बहुत ऊंचाइयों को छू रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में भारत में अपनी आर्थिक स्थिति से दृष्टि से भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। वहीं विदेशों में जाकर और विदेशी भारतीयों को और विदेशी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का